अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट जवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल स्टडीज हब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम क्रिमिनल लॉ यानी सीआरपीसी के लेक्चर्स का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीआरपीसी के प्रोसीजर वाइज स्टेप बाय स्टेप जितने भी लेक्चर्स हैं, यानी एक क्रिमिनल केस की शुरुआत से लेकर एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज तक, यानी लॉस तक जितने भी प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, उसकी हर टॉपिक पर हम इंशाल्लाह लेक्चर देंगे। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि पुलिस जो है या गवर्नमेंट जो है वो आपको किन सिचुएशंस में या किस कानून के तहत बगैर ऑफेंस किए, बगैर किसी जुर्म किए गिरफ्तार कर सकती है। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई शहरी ऑफेंस कमिट करे, यानी कोग्निजिबल ऑफेंस कमिट करे, काबिल दस्त अरंदादी जो जुर्म है वो कमिट करे, तो पुलिस क्या करती है, उसकी क्या प्रोसेस है, लॉ में कौन सी प्रोसीजर बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ सबसे जो पहली स्टेप होता है वो होता है एफआईआर, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पुलिस जो होती है या कंप्लेंट जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, एफआईआर करता है। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है क्रिमिनल केस की शुरुआत का। यहां से क्या हो सकता है, क्रिमिनल केस शुरू हो जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एफआईआर। तो आज के टॉपिक में हम एफआईआर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्लाइड शेयर बनाया हुआ है जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि एफआईआर क्या होता है, व्हाट इज एफआईआर, हु इज एलिजिबल टू फाइल और रजिस्टर एन एफआईआर, एफआईआर कौन रजिस्टर करवा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, और वेयर टू रजिस्टर एफआईआर, एफआईआर आप किधर रजिस्टर करवा सकते हैं, हाउ टू रजिस्टर इन एफआईआर, एफआईआर की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द लॉ वो क्या होता है, और रिफ्यूजल टू रजिस्टर, आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर रिफ्यूज कर सकती कि नहीं, क्या वो आपको मना कर सकती कि नहीं, या किन सिचुएशन में आपको जो पुलिस अथॉरिटीज है वो एफआईआर रजिस्टर के लिए मना कर देती है कि हम आपके एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाते, और उसकी रेमेडीज क्या होगी अगर पुलिस अथॉरिटीज आपकी एफआईआर रजिस्ट्रेशन मना कर दे कि हम आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाते इन कोग्निजिबल ऑफेंस, तो आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और डिले इन एफआईआर, आप प्रॉम्प्टली एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहिए, अगर डिले हो जाए तो इनकी क्या प्रोसेस है। और मल्टीपल एफआईआर, एक केस की अगर आप एक इंसिडेंट हो जाए, एक वकूआ हो जाए और उसकी 2 से 3 एफआईआर हो जाए तो तब क्या होगा, या आया 2 से 3 एफआईआर जो हो जाए तो उनकी कानून में क्या रहनुमाई बताई गई है, कानून में क्या प्रोसेस बताया गया है। और सबसे जो लास्ट है वो कंटेंट ऑफ एफआईआर, एफआईआर में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती है, कौन कौन सी चीजें अकॉर्डिंग टू द लॉ मौजूद होनी चाहिए इक्विवेलेंट एफआईआर के लिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआर क्या होता है, व्हाट इज एफआईआर। अगर हम सेक्शन को रीड करें तो सेक्शन में या सीआरपीसी में कहीं पर भी वो जो एफआईआर है उसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हम इसकी डिफिनेशन इस तरह लेते हैं कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कोग्निजिबल ऑफेंसेस गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर बाय एनी पर्सन। अगर कोग्निजिबल ऑफेंस कमिट हो जाए और उसकी इंफॉर्मेशन जो है, उसकी जो इतला है आप पुलिस को दे देते हैं, और पुलिस वो क्या करे, रिटन फॉर्म में उसको लेके आए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एफआईआर कहते हैं। इसकी जो डिफिनेशन है हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एफआईआर इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द पुलिस मशीनरी इज सेट इन मोशंस एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए और उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच जाए और एफआईआर हो जाए, तो उसके बाद जितनी भी पुलिस की अथॉरिटीज है, जितनी भी बाकी प्रोसेस है वो मोशन में आ जाते हैं, वो काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस, किसी बंदे को अरेस्ट करवाना, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एफआईआर के बाद शुरू हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है एक क्रिमिनल केस का। अब बात करते हैं कि कोग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। तो कोग्निजिबल ऑफेंस को सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है कि एन ऑफेंस वेयर पुलिस अथॉरिटीज कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। पुलिस अथॉरिटीज जो है वो आपको विदाउट एनी वारंट जब अरेस्ट कर सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कोग्निजिबल ऑफेंस होते हैं, जिसको हम उर्दू में काबिल दस्त अरंदादी जुर्म कहते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसमें डिफाइन किया गया कि द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी
is commonly known as the first information report. तो दिस टर्म इज नॉट यूज इन द कोड, मतलब इस वर्ड को कोड में डिफाइन प्रॉपरली नहीं किया गया, स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया, एंड एज इट निकनेम सजेस्टेड इट इज द अर्लीस्ट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, जब कोई वो coup हो जाता है और उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो पुलिस क्या कर सकती है, इन रिटन फॉर्म में लेके आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम FIR कहते हैं। एक क्रिमिनल केस जब स्टार्ट होता है वो या FIR से स्टार्ट होता है या कंप्लेंट से। FIR आप सेक्शन 154 के तहत क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड कंप्लेंट जो होता है वो अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC आप मजिस्ट्रेट के सामने पे क्या करते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है, FIR जो है ये कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए क्या कर सकते हैं, आप रजिस्टर करवा सकते हैं एंड गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर ऑफ अ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन में जाकर क्या कर सकते हैं, इसको रजिस्टर करवाते हैं। कंसर्न पुलिस स्टेशन जिसके साथ आपका जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब जिसके जुरिस्डिक्शन में, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हो जाए, तो उस पुलिस स्टेशन में क्या कर सकते हैं, आप FIR रजिस्टर करते हैं। और जो कंप्लेंट होता है ये आप नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल ऑफेंस दोनों में आप रजिस्टर करवा सकते हैं, और ये आप एक मजिस्ट्रेट के सामने क्या करते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं। अब जरा इसकी गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे। जब कोई भी कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हो जाए तो पुलिस अथॉरिटी जो है वो बाउंड है कि आपकी FIR रजिस्टर करवाए विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। पुलिस अथॉरिटी जो है वो आपको ये नहीं कह सकती कि हम यहां पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद हम आपकी जो FIR है वो रजिस्टर करवाएंगे। हाँ, इस सूरत में कर सकते हैं कि अगर उसको डाउट हो कि ये ऑफेंस कमिट हुआ ये कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है। अगर उसको पता चल जाए कि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो वो डायरेक्टली आपका क्या करेंगे, FIR रजिस्टर करवाएंगे, उसके लिए कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हु कैन फाइल एन FIR, कौन जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ FIR जो है वो फाइल कर सकता है, रजिस्टर करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में आके। तो इस सेक्शन में कोई भी इस तरह स्पेसिफिकली किसी बंदे को डिफाइन नहीं किया, स्पेसिफिकली किसी बंदे को नॉमिनेट नहीं किया गया। जो वर्ड यूज हुआ है वो है इंफॉर्मेंट। तो इसमें कोई भी बंदा आकर क्या कर सकता है, पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकता है कॉग्निजिबल ऑफेंस की। ये विक्टिम भी हो सकता है, ये कोई आई विटनेस भी हो सकता है, और ये जो विक्टिम होता है उसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है जब उसके साथ हो, उसने कोई वकुआ देखा हुआ है, और एनी पर्सन विद नॉलेज ऑफ द क्राइम, कोई भी बंदा हो सकता है अगर उसको जो कॉग्निजिबल ऑफेंस का उसको नॉलेज हो जाए, उसको इल्म हो जाए, तो वो पुलिस स्टेशन में आकर उसको क्या कर सकता है, वो रिपोर्ट करवा सकता है पुलिस स्टेशन में। इसके बाद बात करते हैं कि वेयर इज FIR फाइल्ड। FIR को आप किधर फाइल करते हैं, FIR को आप किधर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो FIR जो है उसको आप पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन में। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए वो किसी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आता है, किसी भी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो उस पुलिस स्टेशन में आप क्या कर सकते हैं, वो आप FIR रजिस्टर करवा दें। FIR कैन बी फाइल्ड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंसर्न एरिया इन हुज जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस हैज अकर्ड। इसके बाद बात करते हैं कि हाउ इज FIR फाइल्ड, इसकी प्रोसीजर क्या है। FIR जब आप रजिस्टर करवाते हैं पुलिस स्टेशन में तो प्रोसीजर क्या है। तो सिंपली इससे पहले भी हमने बात की, अगर ऑफेंस कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर आप ओरली किसी भी ऑफिसर को आप ओरली वो चीज़ डिक्टेट करवा सकते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, या आप किसी भी जो पुलिस स्टेशन है उसको आप एप्लीकेशन भी दे देते हैं। तो अगर जब आप ओरली देते हैं तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस इन राइटिंग, वो आप वो राइटिंग में लिख के देंगे, और रीड टू द इन्फॉर्मेंट, जिसने उसको इंफॉर्मेशन दी कॉग्निजिबल ऑफेंस की, वो उसको रीड करेगा, उसको सुनाएगा, एंड साइन बाय द इन्फॉर्मेंट, और उसे साइन भी लेगा। और जो FIR उसने लिखा है उसकी जो रिकॉर्ड है वो स्टेशन डायरी, जो पुलिस स्टेशन की डायरी होती है, उसमें वो मस्टली रजिस्टर करवाएगा। कॉपी ऑफ FIR टू बी गिवन टू इन्फॉर्मेंट फॉर फ्री, और एक कॉपी जो FIR की देगा जिसने भी FIR रजिस्टर करवाई है, यानी कंप्लेनेंट जो है उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। इसके बाद कंटेंट ऑफ FIR की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें अकॉर्डिंग टू द लॉ एक वैलिड FIR में होना जरूरी है। सबसे पहले FIR नंबर।
एफआईआर नंबर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ईयरली हर स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में क्या हो सकता है, एक डायरी होती है, तो जितने भी एफआईआर होते हैं उसकी एक नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। तो एफआईआर नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंसेस, किस तारीख को ऑफेंस अकर हुआ, किस टाइम हुआ और किधर हुआ, वकुआ किधर हुआ, किस टाइम हुआ और किस डेट को हुआ। विक्टिम नेम एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु रिपोर्टेड द कंप्लेंट, दोनों की नाम होना जरूरी है। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, नाम, एड्रेस, वो जरूरी है। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंडर, जो मुलजिम है उसका नाम, उसका हुलिया और उसकी जो एड्रेसेस है ये भी जरूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस, कौन सा जुर्म किया है, उसकी सेक्शन ऑफ लॉ प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि एफआईआर में। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। एंड विटनेस इफ एनी, अगर कोई गवाह हो तो वो लाजमी होना चाहिए, अगर नहीं है फिर भी काम चलेगा। तो ये सारी कंटेंट्स एक वैलिड एफआईआर में होना चाहिए। डिले इन एफआईआर, अगर एफआईआर डिले हो जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉम्प्टली एफआईआर होना चाहिए। किसी भी एफआईआर को आप क्या कर सकते हैं, डिले नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए तो आपको प्रॉम्प्टली ये जल्दी से क्या करना चाहिए, उसकी एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन लॉ में जो है वो स्पेसिफिकली इस तरह नहीं बताया गया कि आप इस टाइम के दौरान, यानी कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई। लॉ इज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम फॉर लॉजिंग एफआईआर, कोई लिमिटेशन नहीं बताई, कोई टाइम नहीं बताया कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने क्या कहते हैं एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहिए। इट इज एन एक्सेप्टेबल रूल दैट एफआईआर शुड इनवेरिएबली बी फाइल्ड प्रॉम्प्टली, एक्सपीडिशियस एंड विदाउट एनी डिले। लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल रूल है कि एफआईआर को आपने क्या करना चाहिए, जल्दी रजिस्टर करवाना चाहिए विदाउट एनी डिले। और अगर आपसे डिले हो जाए, मतलब वकूआ हुआ 23/10/2022 को और आप एफआईआर रजिस्टर करवाते 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो वैलिड है, आप रजिस्टर एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन जो डिले हुआ आपसे 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, आपने इसको एक्सप्लेन करवाना है। अगर आपने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया तो इसका जो फायदा होगा वो एक्यूज्ड की तरफ चले जाएगा। लॉन्ग एंड अनएक्सप्लेन्ड डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज वेरी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन केस। अगर डिले जो है वो लॉन्ग हो, मतलब ज्यादा टाइम आपने डिले किया हुआ है, 1 मंथ, 2 महीने या 1 साल, और उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं करवाते, तो इट इज फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन केस। और एक और भी एक केस लाए कि मैरिड डिले इन लॉजिंग एफआईआर कैन नॉट बी हेल्पफुल फॉर डिफेंस टू क्लेम एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड। और एक और भी केस लाए कि डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज नेवर सफिशिएंट टू बिलीव और डिसबिलीव द कंटेंट ऑफ एफआईआर। क्वेश्चन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस इज टू बी डिटरमाइंड थ्रू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस। आप सिर्फ इस बिना पर नहीं कह सकते कि ये बंदा जो है, ये जो मुलजिम है, ये गिल्टी है या एक इनोसेंस है, कि सिर्फ एफआईआर में डिले हुआ है। इनोसेंस और गिल्ट को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, एविडेंस पर आपने किसी भी मुलजिम को क्या करना है, कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है कि ये इनोसेंस है और ये क्या है, ये गिल्टी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रॉपर एविडेंस की तरफ जाना होगा और प्रॉपर ट्रायल में पता चलेगा कि ये बंदा क्या ये कन्विक्ट हो सकता है या एक्विट हो सकता है। अब बात करते हैं रिफ्यूजल टू रजिस्टर एफआईआर। मतलब पुलिस जो अथॉरिटी है वो आपकी किन सिचुएशंस में एफआईआर की जो रजिस्ट्रेशन है वो रिफ्यूज कर सकती है कि हम आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकते। सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। पुलिस अथॉरिटी जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, वो ड्यूटी बाउंड है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाए तो वो आपकी एफआईआर जरूर रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि प्रोविजन ऑफ 154 जो है सीआरपीसी की, वो मैंडेटरी प्रोविजन है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाए तो उस पुलिस अथॉरिटीज ने एफआईआर रजिस्टर जरूर करवाना है। पुलिस अथॉरिटी जो है वो आपकी एफआईआर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज करवा सकती है, वो उसकी कुछ वैलिड ग्राउंड्स है। इसमें कुछ 2 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स मैंने यहां पर मेंशन किए है। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है वेयर ऑफेंस कमिटेड इज बियॉन्ड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए वो पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं आता, किसी दूसरी पुलिस स्टेशन में आता है, तो वो आपको क्या कहते हैं कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, ये जो इलाका है, ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। काइंडली आप क्या करें,
दूसरे पुलिस स्टेशन में जाए जिसके जुरिस्डिक्शन में ये इलाका आता है, वो आपका एफआईआर रजिस्टर करवा देगा। हम ये एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाते। और दूसरा जो ग्राउंड है वो है ऑफेंस कमिटेड इज नॉट अ कोग्निजेबल ऑफेंस, कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाए तब आप एफआईआर करवा सकते। जब कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ तो आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकते। इनकेस अगर इस तरह हो जाए कि कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और वो पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में भी आता है और तब भी जो पुलिस है वो आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाती, तो आपके पास कौन सी रेमेडीज है? रेमेडीज इस तरह है कि अगर आप पुलिस अथॉरिटीज तब भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाती, तो सबसे पहले आपके पास जो रेमेडी है वो है एप्लीकेशन टू द कंसर्न एसएचओ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो आप कंसर्न एसएचओ को आप क्या करें, एप्लीकेशन दे दें कि काइंडली इस तरह करें कि मेरी एफआईआर रजिस्टर करवा दे, आपकी जुरिस्डिक्शन में मेरा एक कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, आप मेरी एफआईआर रजिस्टर करवा दें। अगर वो तब भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाता तो देन आप एप्लीकेशन टू एसपी पुलिस आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ एसएचओ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जब वो रजिस्ट्रेशन एफआईआर एसएचओ जो है वो रिफ्यूज कर दे देन आप एप्लीकेशन करें एसपी पुलिस को। और अगर वो भी एसपी पुलिस जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो भी रिफ्यूज कर दे आपकी एप्लीकेशन को, देन आपके पास जो तीसरी रेमेडी है वो है पिटिशन अंडर सेक्शन 22A ऑफ सीआरपीसी बिफोर जस्टिस ऑफ पीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो आप सेशन जज के सामने क्या कर सकते हैं, आप 22A की पिटिशन जमा करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए। और एक रेमेडी है वो है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ मजिस्ट्रेट, आप मजिस्ट्रेट के सामने क्या कंप्लेंट भी जमा करवा सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं मल्टीपल एफआईआर, यानी एक से ज्यादा एफआईआर। अगर एक इंसिडेंट हो जाए, एक वकूआ हो जाए और उसके 2-3 एफआईआर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो फॉर वन इंसिडेंट देयर शुड बी ओनली वन एफआईआर अकॉर्डिंग टू द लॉ। इस तरह होना चाहिए, अगर एक इंसिडेंट हो जाए तो उसके लिए एक एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि जब एफआईआर हो जाता है एक एफआईआर मतलब एक केस प्रॉपरली वो कंटिन्यू हो जाता है। तो उसमें जितने भी वर्जन आते हैं, मतलब एक एफआईआर हो गया, दो फरीकेन है, एक ने एफआईआर कर दिया सबसे पहले, तो अगर दूसरा भी आ जाता है तो वो तो सेम इंसिडेंट है, वो भी सेम वर्जन ऑफ केस क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता। उसके लिए क्या कानून में कौन सा रास्ता है? तो वो हम इधर बात करते थे, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द ईओ मे रिकॉर्ड एनी नंबर ऑफ वर्जन ऑफ द सेम इंसिडेंट brought to his notice by the occurrence are to be recorded by the IO under section 161 of CRPC। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी वर्जन आएंगे सेम इंसिडेंट के, तो उसको कंसीडर किया जाएगा 161 स्टेटमेंट में और वो उस केस का प्रॉपरली हिस्सा होगा। और ये जो मल्टीपल एफआईआर है ये बर्डन ऑफ लॉ भी होंगे, और उसके साथ साथ जो स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 4, 9, 10A एंड 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करती है प्रॉपर प्रोसीडिंग्स ऑफ द लॉ, तो उसको भी कर सकती है, उसकी भी कंट्ररी है, उसकी भी मनाफी है। और उसमें एक केस ला भी है कि हाई कोर्ट डायरेक्टेड द पिटिशनर हैव टू फेस ट्रायल ओनली इन द एफआईआर व्हिच इज लॉन्च्ड प्रायर इन टाइम एंड द रिमेनिंग एफआईआर आर टू बी क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि अगर 2-3 एफआईआर हो जाए सेम इंसिडेंट के, तो इसमें इस तरह होगा कि जो प्रॉम्प्टली लॉन्च एफआईआर हुआ है, जो सबसे पहले एफआईआर लॉन्च हुआ है, उसमें मुलजिम का ट्रायल होगा और बाकी जितने भी एफआईआर होगी वो क्वेश्चन होंगे, उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो 161 स्टेटमेंट तस्वर किए जाएंगे। ये था एफआईआर के हवाले से कंप्लीट लेक्चर। मजीद इस तरह लेक्चर्स और कानूनी रहनुमाई के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।